Assalamu alaikum students, my name is Sir Shahrukh and I am your physics teacher from Real Scholars College. This lecture is for class first year, chapter number 10, page 356. Students, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमने दो प्रोसेसेस यानी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़े थे, जिनमें एक प्रोसेस आइसोकोरिक था और एक प्रोसेस जो था वो आइसोबैरिक था। यानी आइसोकोरिक मतलब जिसमें हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम की और उसमें चेंजेस देखे थे। उसके बाद हमने आइसोबैरिक में प्रेशर को कांस्टेंट रख के चेंजेस देखे थे सिस्टम में ऑन गिविंग हीट, यानी वर्क डन करवाया था और कुछ चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी आया था उस केस में। बट अब हमने आइसोथर्मल यानी थर्ड थर्मोडायनामिक प्रोसेस देखना है। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, थर्म मीन्स हीट तो और आइसो मीन्स सेम। तो आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें आपके पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसे आप आइसोथर्मल प्रोसेस कहेंगे। तो फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आपकी बुक में क्या लिया गया है, एक सिंपल गैस ली गई है जो कंटेनर के अंदर इनक्लोज्ड है और उसको एज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसिडर किया गया है। और उसकी जो बेस है यहाँ पे, उसकी जो बेस है वो कंडक्टिव है, यानी यहाँ से हीट जो है वो क्रॉस हो सकती है, जा सकती है, बट बाकी वॉल्स जो हैं वो आइसोलेटेड है, वहाँ से हीट क्रॉस नहीं हो सकती। अच्छा, और नीचे इन्होंने उस सिस्टम के नीचे, यानी सिस्टम क्या है, गैस के मॉलिक्यूल, और उसके नीचे अच्छा यहाँ पे जो रिजर्वायर है उसका काम क्या है, वो आपके पास एक लार्ज हीट कैपेसिटी है एक किस्म की, जहाँ पे हीट जो है वो अगर तो ऊपर सिस्टम में हीट ज़्यादा हो जाए तो उसको कम कर देती है, और अगर ऊपर सिस्टम में हीट कम हो जाए तो उसको ज़्यादा कर देती है। यानी अब यूँ कहें कि ये जो हीट रिजर्वायर है ये टेम्परेचर मेंटेन रखेगी इसके ऊपर पड़े हुए सिस्टम का। ठीक है, यानी टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ पे रिजर्वायर यूज़ की है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखना है। तो इसके साथ फिर कोई ना कोई प्रेशर होगा गैस का, कोई ना कोई फिर वॉल्यूम भी होगा उस गैस का, और कोई टेम्परेचर भी होगा। तो हमने अब करना ये है कि इस गैस को हमने एक्सपेंड होने देना है बाय रिमूविंग द प्रेशर, यानी पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर हमने लगा के रखा हुआ था उसको हम रिलीज़ करेंगे। जब हम रिलीज़ करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनको ईजीली वो वाइब्रेट कर सकेंगे मज़ीद ज़्यादा एम्पलीट्यूड्स के साथ, यानी वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा उसका। ठीक है, अच्छा, अब जो यहाँ पे जब हम गैस को प्रेशर उसका कम करते हैं, मॉलिक्यूल्स जो है वो ईज़ में आ जाते हैं, यानी दूर दूर ईजीली वाइब्रेट कर रहे हैं, कोलिजन्स कम हो जाती हैं, तो काइनेटिक एनर्जी भी उनकी कम हो जाती है। ठीक है, वो तेज़ नहीं होते, फास्ट मूव नहीं करते, फिर स्लो हो जाते हैं। पहले फास्ट मूव कर रहे थे तो अब स्लो हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, इनका टेम्परेचर जो है वो, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो है वो कम हो जाएगा। बट आपका रिजर्वायर क्या करेगा, उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, रिजर्वायर ने कर दिया कांस्टेंट। लेकिन जब हम प्रेशर को रिलीज़ करेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलेंगे, तो उसकी वजह से इसका वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा। यानी पहले कोई वॉल्यूम V1 था, अब वो वॉल्यूम V2 हो जाएगा। पहले कोई प्रेशर जो हमने लगा रखा था वो P1 था, अब वॉल्यूम प्रेशर P2 हो जाएगा। बट टेम्परेचर विल बी मेड कांस्टेंट बाय द रिजर्वायर। ठीक है, तो अगर जब पिस्टन ऊपर मूव करेगा तो हमने क्या बोला था, पिस्टन ने जितनी मूवमेंट शो की होती है वो क्या होता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है। और क्यों शो की होती है, क्योंकि पार्टिकल ने उसके ऊपर फोर्स लगाई होती है, प्रेशर लगाया होता है अंदर से, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो उसकी वजह से एक वर्क डन कंसिडर किया जाता है कि सिस्टम ने वर्क डन किया है। तो हम यूँ कहेंगे कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आया, मतलब जो आया था वो ओवरकम हो गया, वो रिजर्वायर ने कांस्टेंट कर दिया टेम्परेचर अगेन। तो इंटरनल एनर्जी में अब कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि आपकी इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, वॉल्यूम पे नहीं। तो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो गया, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं आया। जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जगह पे ज़ीरो पुट कर देंगे, यानी डेल्टा यू विल बी ज़ीरो, तो आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कुछ इस तरह बनेगा कि डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। यानी इसका मतलब ये है कि आपकी जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो उतना होगा कि जितना भी आपका सिस्टम क्या करेगा, गेन करेगा। यानी
इसका मतलब वही है जो पहले था, जैसे कि हीट जो एब्जॉर्ब की जाएगी सिस्टम से, तो वो कहाँ पे आपको रिप्रेजेंट होगी, वो इन दी फॉर्म ऑफ वर्क डन, यानी इन दी फॉर्म ऑफ मोशन ऑफ द पिस्टन आपको शो हो जाएगी। या आप इसके अगर कन्वर्सली बोलें तो गैस जो है वो क्या करेगी, अगर हम ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, तो यानी जो हम उस पर वर्क डन करेंगे वो किसके बराबर होगा, वो जो हीट वो रिजर्वायर में एंटर करेगा, यानी हीट रिलीज़ करेगा वो सिस्टम। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर रिजर्वायर से इसके अंदर जितनी हीट आएगी टू मेक द टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया था जब हमने प्रेशर रिलीज़ किया, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए जो हीट रिजर्वायर से आएगी वो कितनी होगी, वो बराबर होगी जो पिस्टन मूव अप करके वर्क डन करेगा उसके, ठीक है। डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। बट अगर हम पिस्टन को मूव करेंगे उस सिस्टम के ऊपर वर्क डन करके, तो उस केस में जो हम वर्क डन करेंगे वो किसके बराबर होगा, जो हीट वो सिस्टम रिलीज़ करेगा, रिलीज़ मतलब जो रिजर्वायर को देगा, ठीक है। तो जब सिस्टम ने वर्क किया तो हीट रिजर्वायर से ली, जितनी हीट ली उतना वर्क डन किया, यानी उतना ही पिस्टन को ऊपर मूव किया, और जितना हमने उस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगा के उसको नीचे प्रेस किया उतना ज़्यादा फिर उसने हीट जो है वो रिजर्वायर को दी। तो ये दोनों उलट बातें हैं, बट दोनों क्या कर रही हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं आपकी, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, ये था आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें आपका टेम्परेचर रह रहा है कांस्टेंट। दूसरा आपके पास इस सिस्टम का ग्राफ है, वो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा जिसे हम क्या कहेंगे, आइसोथर्म, ठीक है। इसके ग्राफ को हम क्या नाम देंगे, आइसोथर्म का नाम देंगे। तो आइसोथर्म का जो ग्राफ है आपके पास, आइसोथर्म, ठीक है, इसका जो आपके पास ग्राफ है वो कुछ इस तरह का होगा। यानी जब आपके पास इनिशियली कुछ शुरू का वॉल्यूम था V, ठीक है, V1, उस टाइम कुछ प्रेशर था P1, कुछ टेम्परेचर था T। जब ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा होगा या हो चुका होगा, उसके बाद आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहा T ही, बट वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज़ कर गया। क्यों इंक्रीज़ कर गया, क्योंकि हमने प्रेशर ऊपर से रिलीज़ कर दिया था, ठीक है। और प्रेशर का मतलब यह है कि प्रेशर हमने कम कर दिया था, तो प्रेशर की वैल्यू होगी P2 वो जो कि कम है, तो वॉल्यूम आपका बढ़ गया और प्रेशर आपका कम हो गया, ठीक है। अब ये स्टेट्स हैं उस सिस्टम की, इनिशियल स्टेट्स ये हैं थर्मोडायनेमिक स्टेट्स, यानी जिन्हें हमने कहा था स्टार्ट में, ठीक है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स, और ये उसके इनिशियल हैं, ये फाइनल पैरामीटर्स हैं। बट टेम्परेचर आप इसमें देख सकते हैं कि कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ इसका आइसोथर्म का ग्राफ है, इसे आप देख लें। अच्छा, इसके बाद आपके पास दूसरा प्रोसेस आता है, एक और जो लास्ट प्रोसेस है आपका, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस में आपके पास सिस्टम के अंदर कोई हीट एंटर नहीं होगी, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम वर्क डन करे बट कोई हीट उसमें ना एंटर हो ना रिलीज़ हो, यानी उसकी इंटरनल स्टेट्स ही इस तरह से चेंज हों कि वो सिस्टम कोई वर्क डन करता हुआ नज़र आए। तो यहाँ पे एक सिस्टम आपने कंसिडर किया, ठीक है, ये सिस्टम है आपके पास, एक सिस्टम आपने कंसिडर किया जिसमें जो वॉल्स हैं वो नॉन कंडक्टिंग है, यानी ताकि कोई आइसोलेटेड है पिस्टन भी, ताकि कोई भी हीट ना बाहर जा सके ना अंदर आ सके, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपने चेंज इन हीट नहीं आने देना, ठीक है, ना हीट एंटर होगी ना रिलीज़। अच्छा, इसके बाद आप कैसे करते हैं, ये काम कैसे करते हैं आप, इसको आइसोलेशन कैसे देते हैं, आप आइसोलेशन देते हैं, वैसे तो आप परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम नहीं ले सकते, बट फिर भी आप कुछ मटेरियल्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कॉर्क और एस्बेस्टॉस जैसे मटेरियल्स आप लगा के, या तीसरा तरीका ये कि बड़ी क्विकली जो है आप वो कोई भी प्रोसेस करवा के परफॉर्मेंस, यानी प्रेशर रिलीज स्ट्रक्चर बढ़ा के वॉल्यूम कम करके, इस तरह, यानी आप यूँ कर सकते हैं कि क्विकली कोई थर्मो डायनामिक प्रोसेस करवा के हीट को रिलीज़ होने से या एब्जॉर्ब होने से रोक सकते हैं, ठीक है। या आइसोलेटेड मटेरियल्स लगा लें। अब एस्बेस्टॉस क्या मटेरियल है आपके पास, कॉर्क तो आपको पता है, वो जो शैम्पियन वगैरह के ढक्कन होते हैं जो आपने देखे होंगे अक्सर, कॉर्क कुछ इस टाइप की होती है आपके पास, ठीक है, पोरस वुड का एक पीस होता है। अच्छा, जो एस्बेस्टॉस है आपके पास वो कुछ इस तरह के मटेरियल, जैसे फाइब्रोनिक मटेरियल है कुछ इस तरह का, ये मटेरियल आपको फाइबर नज़र आ रही होंगी। ये चीज़ जो है आपने देखी होगी घरों की छतों वगैरह पे अक्सर होती है, बिकॉज ये थर्मल एनर्जी को जो है वो रेडिएट होने से या कंडक्ट होने से रोकती हैं, इसलिए घरों की छतों पे भी यूज़ की जाती हैं ताकि गर्मी वगैरह जो है अंदर आ सके, और सर्दियों में जो है वो आपका
घर गर्म रह सके, ना ही हीटर की हीट बाहर जाए, ठीक है। तो अब आपके पास एक सिस्टम है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, उसमें नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं आपके पास और पिस्टन भी आपके पास मूवेबल पिस्टन है। अब करना ये है, आपने कोई भी गैस का प्रेशर है इस टाइम P1 V1 और टेम्परेचर है T, आपने हीट एंटर नहीं होने देनी, ना रिलीज़ होने देनी, बट सिस्टम ने आपके वर्क करना है। तो जो परफेक्टली एडियाबैटिक है वो तो आप ले नहीं सकते कभी, ठीक है। कुछ हद तक एडियाबैटिक आप प्रोसेस करवा सकते हैं, यानी हीट जिसमें रिलीज़ बिल्कुल ना हो। तो हम आइडियली कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू जिसमें ज़ीरो हो, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, आप एक गैस को एक कंटेनर में लेंगे और उसको एक्सपेंड होने देंगे सडनली, ठीक है। जब वो एक्सपेंड होगा उसके बाद उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। एक्सपेंड होने का मतलब ये कि प्रेशर रिलीज़ करेंगे, ठीक है, और वॉल्यूम हो जाए इंक्रीज़। प्रेशर रिलीज़ करने से पिस्टन जो है मूव अप कर जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो इंक्रीज़ होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो उनको धकेलेंगे ऊपर की तरफ, प्रेशर अगर आपने कम कर दिया बाहर से, तो उससे ये होगा कि टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा अगेन। क्यों? क्योंकि जब मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे तो वो कम कोलिजन्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम। तो टेम्परेचर जो है बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी लेकर आता है, क्योंकि चेंज इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो अगर तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ आपका, इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है। तो आपके पास इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, टेम्परेचर के डिग्री होने से कम हो जाएगी। लेकिन अगर इसी के बरअक्स हम पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाएं और पिस्टन को यानी प्रेशर लगा के वॉल्यूम उसका कम करें, तो मॉलिक्यूल्स क्लोज हो जाएंगे और टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन बनेगी कि डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा यू डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू में आपने डेल्टा यू को ज़ीरो पुट करना है आइडियली, और डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। और अगर मैं इसको एक को भी दूसरी साइड ले जाऊँ तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव के बराबर आ जाएंगे। बट यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किस बेस पे आता है, वर्क डन ऑन सिस्टम या बाय द सिस्टम। यानी अगर इंटरनल एनर्जी आपकी इंक्रीज़ हुई किसी भी एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो वो किसके बराबर होगी, इंक्रीज़ इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। बट अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हुई, ठीक है, तो आपकी वर्क डन जो है वो सिस्टम करेगा, ठीक है, वर्क डन सिस्टम आपको करके देगा। तो इसका एक और मतलब कुछ उस तरह है एडियाबैटिक प्रोसेस में कि हम लोग वर्क डन करवाते हैं सिस्टम से एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, यानी उसकी इंटरनल एनर्जी को रिलीज़ करके या उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करवा के हम उससे वर्क डन करवाते हैं या उसके ऊपर वर्क डन करते हैं। तो यहाँ से आप दोनों इसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। यहाँ से आप इसका ग्राफ भी देखें, एक तो ग्राफ भी रहता है, हाँ जी। तो यहाँ पे देखें आपके पास ग्राफ क्या बता रहा है आपको कि कोई प्रेशर P1 था, V1 था और T टेम्परेचर था, ठीक है। कुछ देर के बाद प्रेशर जो है वो P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया और टेम्परेचर T रहा, यानी जो इंटरनल एनर्जी, एक सेकेंड व्हाट, यस, तो ये इसका ग्राफ आ गया आपके, ठीक है। तो ये ग्राफ इसका एडियाबैटिक प्रोसेस का, यानी आपने इंटरनल एनर्जी में आपकी डिक्रीज़ आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो प्रेशर कम हो गया है आपके पास, ठीक है। वॉल्यूम प्रेशर यहाँ पे पहले P1 था, अब P2 कम हो गया, वॉल्यूम V1 था, अब V2 ज़्यादा हो गया, इस पॉइंट पे सॉरी वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो अब टेम्परेचर आपके पास कम हो जाएगा या इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज़ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये चीज़ एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करी है। ये ग्राफ भी ऑलमोस्ट आइसोथर्मल जैसा ही है। अच्छा, अब आप इन चारों प्रोसेस को देखेंगे खुद से, ज़रा इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे और इन तीनों के बारे में जो है आपने नोट डाउन कर लेना, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक और एडियाबैटिक। इसके बाद नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे अपने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।